Ignited Minds Tutorials, a reputed educational platform, has recently released a comprehensive video series on the topic of current electricity in physics. This series caters to CBSE and Maharashtra State Board Class 12 students, as well as IIT, NET, and CET aspirants. The videos delve into the fundamental concepts of current electricity, providing a detailed explanation of various topics. Starting from Ohm's law and resistance, the videos progress to cover concepts like electrical power, Kirchhoff's laws, and series parallel combinations of resistors. The tutorials also explore advanced topics such as the Wheatstone bridge, potentiometer, and electrical measuring instruments. Each video is meticulously designed, ensuring clarity and ease of understanding for students of different proficiency levels. The content is aligned with the latest CBSE curriculum, making it an ideal resource for board exams and competitive entrances. Learners can significantly benefit from these videos, gaining a solid foundation in current electricity for future academic pursuits. Ignited Minds Tutorials has a track record of excellence in providing quality educational material. Their commitment towards helping students excel in their studies is commendable. By uploading this extensive series, they have made current electricity accessible to a wider audience, thus igniting young minds to explore the fascinating realm of physics and empowering them for success in various examinations like CBSE, IIT, NET, and CET. ओके बच्चा पार्टी अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में वी वर डूइंग, हमने ओम्स लॉ किया हुआ है, कर्शॉफ्स का जंक्शन रूल किया हुआ है और आपका वोल्टेज लॉ भी किया हुआ है, ठीक है, जो आपका लूप लॉ है. तो वी आर गोइंग टू, अभी प्रॉब्लम ये है कि इन लॉज को समझना आसान है लेकिन अप्लाई करने में कन्फ्यूजन होता है. तो लेट्स से अगर हमको बहुत सारे रेजिस्टेंसेस मिलते हैं एक सर्किट में, अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस मिलते हैं तो हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सीरीज हो गया या पैरेलल हो गया, तो किस मेथड से इफेक्टिव रेजिस्टेंस को निकालेंगे. ठीक है, तो पहला मेथड है आपका सक्सेसिव रिडक्शन का. ठीक है, तो मतलब देखो जब सवाल आएंगे ना तो ऐसे आपको एक पूरा नेट मिलेगा रेजिस्टर्स का और फिर आप कहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे समझ में नहीं आएगा. आपको कर्शॉफ का जंक्शन रूल भी मालूम है, आपको कर्शॉफ का वोल्टेज लॉ भी मालूम है, लूप रूल भी मालूम है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस इन अ प्रॉब्लम देन इट बिकम्स कंफ्यूजिंग. ठीक है, ओके, तो पहला मेथड भाई साहब आपका क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट मेथड दैट वी हैव, द मोस्ट कॉमन मेथड इज टू डिटरमिन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन है. आपने देखा कि अगर सीरीज होता है तो क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस Rn, और आपका पैरेलल होता है तो क्या होता है 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ऐसे करते करते 1 बाई Rn तक. तो वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स और अभी हम देखेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करना है. ठीक है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई रेजिस्टेंस इन सीरीज और इन पैरेलल. तो पहली बात तो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि भाई साहब जो रेजिस्टेंसेस हैं वो सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं. ठीक है, द मेथड इज बेस्ड ऑन द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द करंट बाय सक्सेसिव रिडक्शन ऑफ द सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो रिडक्शन कर रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं, सर्किट को धीरे 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 शॉर्टन करते जा रहे हैं. ठीक है, ओके, तो इसको अपन बोलते हैं रिडक्शन. तो रिडक्शन कर रहे हैं. ओके, जैसे देखो यहाँ पे टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आपका देखो यहाँ पे एक पॉइंट M है और N है और ये आपको रेजिस्टेंसेस का ढांचा दिया हुआ है. ठीक है, तो समझ लो ये R रेजिस्टेंस है और ये स्मॉल r है इक्वल, ये वाला भाई साहब है आपका 2R. ठीक है, ये वाला है आपका R, ये वाला अगेन 2R, ये वाला R, ये वाला 2R, ये वाला R, ऐसे आपको दिया हुआ है एक पूरा भाई साहब नेट दिया हुआ है रेजिस्टर्स का. हाउ विल यू फाइंड आउट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट एग्जिस्ट बिटवीन M एंड N. ठीक है, तो आप भाई साहब इसको टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स M एंड N द नेटवर्क इज शोन. अभी हम इसको रिड्यूस करेंगे. ठीक है, इतना बड़ा ढांचा हमको कंफ्यूज करेगा, सो वी विल हैव टू इफेक्टिवली रिड्यूस इट. कैसे करेंगे भाई साहब, देखो यहाँ पे आपका M से लेकर O तक ये R हो गया, ये R हो गया, ये आपको क्या दिख रहा है, सीरीज में कि पैरेलल में, बाकी सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ. M से N में ये दोनों रेजिस्टर्स क्या हैं, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में. तो इनको क्या करेंगे भाई साहब, आप क्या करेंगे, दिस विल बी बेसिकली एडेड. ठीक है, R प्लस R भाई साहब आपका क्या हो जाएगा 2R, लेकिन 2R का फिर R कैसे हो गया, देखो यहां पे 2R है M और O के बीच में, ध्यान से देखो
ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला, ये और इन तीनों को देखो ठीक से, ठीक है, ये सर्किट है भाई साहब आपका, ठीक है, अंडरस्टैंड दिस। अगर आप M से O में जा रहे हैं तो ये आपका भाई साहब लेट्स से M से Q में जा रहे हैं ना हम, ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस है और ये वाला रेजिस्टेंस क्या है भाई साहब आपके सीरीज में है, तो ये आपका R है, ये R है और ये आपका 2R, तो मतलब ये दोनों सीरीज में है, तो इनका कितना हो गया 2R। अभी ये 2R और 2R क्या है, पैरेलल में है, तो 1/2R प्लस 1/2R दैट विल बी 2/2R दैट विल बी 1/R, ठीक है, 1/R। भाई साहब जरा ऐसे, हाँ ठीक है, 1/R, क्लियर है। तो ये हो गया आपका भाई साहब इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको क्या दे देगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस R। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम तो एक रिडक्शन हो गया भाई साहब, वन रिडक्शन हो गया। अभी भाई साहब फिर से आप जा रहे हैं यहाँ पे, देखो M से लेकर भाई साहब P है और ये आपका कितना है 2R है। फिर से आओ देखो, ये वाला R देखो और ये वाला R देखो, तो क्या हो जाएगा सीरीज 2R, और ये वाला नहीं, मैं पूछ रहा हूं सीरीज या पैरेलल? क्यों पैरेलल बोल रहे हैं आप, कैसे बोल रहे हैं पैरेलल? हाँ हाँ, पैरेलल और पहली बात तो बताओ पैरेलल और सीरीज डिसाइड कैसे कर रहे हो? देखो ऐसे डिसाइड करना है, M पॉइंट है और Q पॉइंट है, M पॉइंट और Q पॉइंट में आप ट्रैवल कर रहे हो जब, तो ये दोनों रेजिस्टर्स एक के बाद एक मिल रहे हैं, और M से Q पॉइंट में तब ये आपको सिंगल रेजिस्टर मिल रहा है, तो ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। आप स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट में देखेंगे कि रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट कैसे है, इसकी वजह से इसको रिड्यूस करके अपन किस में लाए, इस पे लाए। इन तीनों का हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या निकाला, R। अभी हम इसमें आते हैं, अभी हम कहां से कहां जाएंगे, M से जाएंगे P में, तो M से जब P में जा रहे हैं तो ये दोनों का रेजिस्टेंस ये क्या हो जाएगा बोलो, सीरीज, क्योंकि ये एक के बाद एक आ रहे हैं और ये आपका इंडिविजुअल आ रहा है, तो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे दैट इज 2R और ये 2R, तो 1/2R प्लस 1/2R इज अगेन गोइंग टू गिव यू 1/R, ठीक है। तो ये पूरा ढांचा रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा R, देखो R पे आ गया, समझ में आ रहा है ये। अब क्या बचा आपके पास, ये R, ये 2R, ये R और ये R, R 2R R और ये R। आर वी क्लियर? क्या ये समझ में आ रहा है? आपको सक्सेसिवली इसको रिड्यूस करते जाना है, वरना ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने के लिए। एक एक पॉइंट आप उठाएंगे, ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट क्या है, तो उस तरह से आप भाई साहब इसको रिड्यूस करते जाएंगे इफेक्टिवली। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप इधर से इधर आए, ठीक है, यू हैव बेसिकली कम फ्रॉम दिस टू दिस, नाउ फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये हो गया R R, ये 2R R और ये R, तो यहां पे हो गया R, ये हो गया R, और समझ में आ रहा है? देखो अभी इस पे आ रहे हैं, देखो ये वाले पे ध्यान से देखो, ये R और अभी हम M से O पे जा रहे हैं, तो ये R और R क्या मिल गया आपको सीरीज में, इनका हो गया 2R और ये 2R और ये 2R क्या हो गया पैरेलल, क्योंकि M और O दो सेम पॉइंट्स हैं, तो 1/2R प्लस 1/2R दैट इज 2/2R दैट इज 1/R, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया R। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इफेक्टिव, इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको क्या मिल रहा है R। अभी ये एक R बचा और ये एक R बचा, इन तीनों का हो गया R, ये R लिखा हमने, ये R और ये R, M और O के बीच में। अब बताओ भाई साहब आप किस पॉइंट पे आओगे, आप इस N पॉइंट पे आओगे, N पॉइंट के बीच में अभी M से N तक जाने में आपको ये दोनों रेजिस्टर्स मिल रहे हैं, सो दैट विल बी हाउ मच, आपका सीरीज में होगा, तो ये हो गया आपका 2R, ठीक है, और ये हो गया आपका पैरेलल में, तो अभी आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो, 1/2R प्लस 1/R। क्या ये समझ में आ रहा है? 1/2R प्लस 1/R, क्लियर है? ओके, सो दैट विल बी हाउ मच, दिस विल बी 2R 1 + 2, है ना, तो ये हो गया आपका 3/2R। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो रहा है भाई साहब पूरे सर्किट का रिड्यूस करके, तो आपका M से लेकर N तक इतना ही बचेगा। ठीक है, तो आप भाई साहब इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो दिस विल बी 2R/3, तो M से N तक भाई साहब कितना बचता है आपका 2R/3। इसको अपन क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस बाय मेथड ऑफ सक्सेसिव रिडक्शन। आप हर एक बार क्या करते जा रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं, सर्किट को रिड्यूस करेंगे, कंफ्यूजन रिड्यूस होगा, एंड फाइनली यू विल कम टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज एप्लीकेबल। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, चलिए भाई साहब अभी देखो, जैसे यहां पे आपको दिया हुआ है एक सवाल, ठीक है, इन द सर्किट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B, A और B के बीच में भाई साहब इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको निकालना है। कैसे करेंगे भाई साहब? फिर से वही रिडक्शन मेथड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, A यहाँ पे 4 ओम दिया हुआ है, 4 3 6 3 और ये 3 ओम, ये पॉइंट B तक है। ठीक है, सो व्हाट विल यू डू हियर, अगेन सक्सेसिव रिडक्शन को अगर आप देखोगे, सो सक्सेसिव रिडक्शन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो पहले अपन इन दोनों को उठाते हैं, तो रिड्यूस करेंगे, अपन सर्किट को रिड्यूस करना है। ये दोनों क्या है, आपको क्या दिख रहे हैं, पैरेलल, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 1/R विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। ठीक है,
देखो अगर दो रेजिस्टर्स है ना भाई, अभी अगर हम लोग आपका आर इक्वलेंट होता क्या है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो ये क्या होगा बोलो R1 R2 और ऊपर क्या हो जाएगा बोलो R1 प्लस R2, ठीक है 1/R इक्वलेंट। तो R इक्वलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। यही है सिंपल भाई साहब, ठीक है। तो अगर दो रेजिस्टर्स है तो आप सीधा सीधा बैठा दो भाई साहब, क्योंकि ये दोनों क्या है आपके पैरेलल हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 दैट इज 3 into 6 अपॉन 6 प्लस 3 दैट इज 18/9 दैट इज 2। तो इन दोनों का भाई साहब इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया 2, ठीक है। इसको अपन ने रिड्यूस कर दिया। तो अभी देखो 4 ओम का रेजिस्टर, 4 ओम का रेजिस्टर और इधर 2 को ना करें 2 ओम्स, क्या ये समझ में आ रहा है। और इधर कितना है भाई साहब आपका 3 ओम्स, क्या ये समझ में आ रहा है। तो ये दो गायब कर दिया अपन ने, इसके जगह पे क्या लिख दिया इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस दैट इज 2 ओम्स। तो अगेन रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है। ओके नाउ लेट्स कम टू दिस सर्किट। यहां पे आपको दो दिख रहे हैं भाई साहब पैरेलल, तो मतलब ये 4 और 2 क्या हो जाएगा सीरीज और ये 3 क्या हो जाएगा इसके साथ पैरेलल में। तो 4 और 2 को अपन करेंगे ऐड, जिससे मिलेगा आपको 6 और यहां पे आ जाएगा भाई साहब 3। अगेन 6 और 3 के बीच में पैरेलल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको क्या आ जाएगा 2। अभी अभी आपने कैलकुलेट किया भाई साहब, ठीक है। तो इस पूरे का अरेंजमेंट अपन क्या डाल सकते हैं 2। यहां पे 4 को अपन ने इन्वॉल्व नहीं किया है, 4 वैसा का वैसा ही रहा। ये कितना हो गया भाई साहब 2 और नीचे एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है, कंफ्यूजन नहीं। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 2 4 2 और नीचे आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है। अब बताओ भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा ये दोनों सीरीज और इसके साथ ये वाला अरेंजमेंट पैरेलल। तो अगेन 6 और 3 के बीच में क्या निकाल रहे हैं आप पैरेलल, ठीक है। अगेन आपका आंसर कितना आएगा 2। सो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भाई साहब कितना आ जाएगा ए और बी के बीच में 2। दैट इज हाउ बाय सक्सेसिव रिडक्शन मेथड यू कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स in spite of having multiple resistors in between. Are we clear to this one people? Okay, चलिए भाई साहब। ओके एक चीज होती है जिसको अपन शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। देखो शॉर्ट सर्किट आप जनरल टर्म्स में क्या समझते हो, शॉर्ट सर्किट मतलब क्या होता है। तो होता क्या है उसमें इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है ना, जल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है मतलब आपका इक्वल पोटेंशियल हो जाना, ठीक है। आपने किसी वायर को जब ज्वाइन कर दिया तो वो इक्वल पोटेंशियल हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब जल जाना होता है इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, लेकिन इसको पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं जब इक्वल पोटेंशियल हो जाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट आर कमेंस्ड टुगेदर बाय अ कंडक्टिंग वायर, तो समझ लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है जिनके बीच में वोल्टेज का डिफरेंस है। तो जैसे इन्होंने बताया कि भाई साहब जैसे लाइव वायर से अपन ने अगर न्यूट्रल वायर को ज्वाइन कर दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्किट जैसे समझ लो भाई साहब आपका ये प्लग पॉइंट है कोई, ये लेट्स से आपका प्लग पॉइंट है, तो ये तो आपका अर्थिंग का वायर होता है। इसमें से अगर तार आपने एक तार घुसाया और इसमें एक तार घुसा दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये, ठीक है। इट विल बेसिकली रिजल्ट इन अ शॉर्ट सर्किट। अगर इसमें आपने तार घुसाया और उसी तार को इसमें भी घुसा दिया, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ये, ठीक है। ये स्विच ही शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। व्हाई विल दिस हैपन, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो इसको अपन शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। लेकिन इस शॉर्ट सर्किट का अंजाम क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन उसके अलावा अंजाम क्या होगा कि आपका देखो अभी तक क्या चल रहा था, ये जो ए है और बी है इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस था, जिसके वजह से पूरे घर में या पूरे इंडस्ट्रियल यूनिट में इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी। उस पोटेंशियल को आपने मार दिया है। तो अभी क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हो गए, इसीलिए शॉर्ट सर्किट हुआ है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके सो when 2 points of a circuit are commenced together by a conducting wire, एक कंडक्टिंग वायर से अगर आपने जोड़ दिया है they are said to be short circuited, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। शॉर्ट सर्किट में क्या एक्सीडेंटल स्कोप है, that is not something that we are studying here, but what we are trying to understand is what will happen as a result of short circuit. The 2 points will now become equipotential। ध्यान दीजिएगा दोनों पॉइंट्स आपके अभी इक्विपोटेंशियल के हो जाएंगे, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स वैसा मतलब अभी क्या होगा जैसे ही आपने वायर को कनेक्ट किया इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हो जाएगा, और तब तक होगा जब तक ये दोनों क्या ना हो जाएं, दोनों में पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, ठीक है। ओके सो द पॉइंट्स आर सेड टू बी ओपन सर्किटेड, सो नो वोल्टेज कैन एग्जिस्ट अक्रॉस अ शॉर्ट एंड द करंट थ्रू इट इज वेरी लार्ज। थियोरेटिकली आपका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इसमें भाई साहब कोई वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं करेगा और बहुत लार्ज करंट फ्लो होगा, ठीक है। सो आपका वोल्टेज बिटवीन 2 points which are short circuited will always be 0।
क्योंकि आपने कंडक्टिंग वायर डाल दिया है तो अभी पोटेंशियल मेंटेन ही नहीं हो सकता, सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर तक फ्लो होगा जब तक भाई साहब दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो इक्वी पोटेंशियल बन जाएंगे ये दोनों सर्फेसेस। और आपका भाई साहब अगर हम देखेंगे आपका जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बेसिकली हाउ मच, इन्फिनिटी, द करंट फ्लो विल बी इन्फिनिटी इन द सर्किट, ठीक है। सो ये आपका रिमेनिंग सर्किट है, ये आपका रिमेनिंग सर्किट है, जैसे समझ लो भाई साहब पूरा ये आपका रिमेनिंग सर्किट है, लेकिन वहां पे किसी स्विच में अगर हमने एक ही तार से दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश की तो पूरा हो जाएगा, द एंटायर थिंग विल गो ऑफ, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ओके, ये आपका रिमेनिंग सर्किट है, ये आपका ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे करंट क्या है, अभी देखो जीरो है, रेजिस्टेंस क्या है भाई साहब आपकी इन्फिनिटी है, ठीक है, इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट है मतलब अपन ने इसको कनेक्ट नहीं किया है, तो भाई अभी किसी चीज से कनेक्ट ही नहीं किया तो रेजिस्टेंस आपकी इन्फिनिटी होगी भाई साहब, डिटरमिन ही नहीं कर सकते, करंट फ्लो होगा नहीं क्योंकि कंडक्टिंग वायर नहीं है बीच में, ठीक है। 2 points are said to be open circuited when there is no direct connection between them. A break in the continuity of the circuit exists. Due to this break, the resistance between the 2 points is infinite. क्योंकि यहाँ पे ब्रेक है, ठीक है, सर्किट ब्रेक है तो कोई रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इसलिए रेजिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू की। और क्योंकि कोई कंडक्टिंग वायर नहीं है भाई साहब तो यहाँ पे करंट भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। आर वी क्लियर? ओके, सो एंड देयर इज नो करंट बिटवीन द 2 पॉइंट्स, कोई भी करंट बेसिकली फ्लो नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं भाई साहब रेजिस्टर्स कनेक्ट करते हुए। ये आपका एक सर्किट है, वोल्टेज है, यहाँ पे भाई साहब आपने एक बैटरी लगा के रखा है और ये 3 रेजिस्टर्स हैं, these are 3 resistors that you have. So let's say this is point A, this is point B, this is point C and this is point D. अभी आपने अगर B से D को ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट का सीन हो गया ना, ठीक है। क्योंकि अभी आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट B और पॉइंट D का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बिकॉज यू हैव कनेक्टेड देम विथ अ कंडक्टिंग वायर। तो अगर मैं आपको बोलूं भाई साहब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा सो होगा, ठीक है, I कितना होगा, V/R1 होगा, VB और VD पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट D बोथ विल बी इक्वल। क्या ये समझ में आ रहा है? पोटेंशियल भाई साहब जैसे ही आप किसी वायर को कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, ठीक है। तो आपका VB एंड VD दिस विल बिकम इक्वल। आपका लेट्स से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 है तो आपका करंट कितना होगा, टोटल वोल्टेज दो सर्किट में सप्लाई हो रहा है अपॉन R1, ठीक है। R क्या होगा भाई साहब, दिस प्लस दिस, ठीक है। तो जो भी होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इसको समझो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। आपका करंट कितना होगा, क्योंकि यहां पे VB और VD क्या हो गया है, इक्वल, इक्वी पोटेंशियल हो गया है शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो बताओ मेरे को करंट कितना जाएगा, यहां पे करंट कितना जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, क्यों, इक्वी पोटेंशियल है इसलिए, है ना, ठीक है। तो मुझे बताओ पूरे सर्किट में करंट कितना जाएगा, नहीं भाई साहब करंट आपका इन्फिनिटी हो जाएगा ना इक्वी पोटेंशियल में। इन्फिनिटी मतलब उसको डिटरमिन ही नहीं कर सकते, इन्फिनिटी मतलब बहुत लार्ज करंट नहीं, उसको अपन डिटरमिन ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिटरमिन कर सकते, बताइए क्यों नहीं डिटरमिन कर सकते? इन्फिनिटी कैसे आ रहा है, बताओ इन्फिनिटी कैसे आ रहा है? अरे भाई मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस हैं, कैसे क्रिएट हुए हैं, शॉर्ट सर्किट से, उसमें करंट इन्फिनिटी कैसे हो जाएगी? चलिए ये तो समझ में आया कि भाई साहब जैसे आपने कनेक्ट किया तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि उस कंडक्टिंग वायर से इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर होंगे, हायर से लोअर, लोअर से हायर, उसमें नहीं आना है अपने को, लेकिन दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। अरे भाई साहब ओम्स लॉ लगाओ, ओम्स लॉ में क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। अगर मेरे को I चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, I विल बी इक्वल टू V/R, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे V कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया भाई साहब आपका, जीरो। तो उसको डिटरमिन ही नहीं कर सकते ना अपन, ठीक है। ओके, सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो I इज इक्वल टू V/R1, ठीक है। अभी इस पूरी नहीं, इसमें देखो, इसमें आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका B और D में इक्वी पोटेंशियल हो गया, इक्वी पोटेंशियल हो गया भाई साहब। अभी अगर इक्वी पोटेंशियल होता है तो इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्या अपन R2 और R3 को देखेंगे? अभी नहीं देखेंगे भाई साहब, कोई मतलब ही नहीं होता है। देखो इसको ऐसे समझो, ठीक है, ध्यान से अभी इसको कंसेप्चुअली समझो। यहां से भाई साहब करंट जा रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है, करंट को D तक, चलिए A से भाई साहब B तक पहुंचा। अभी आपने क्या कर दिया, वायर ज्वाइन कर दिया। इससे होगा क्या, देखो आप इसको ऐसे समझिए, मैथमेटिकली अपन बाद में समझ लेंगे। ये B है, अभी करंट को D तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक तो R2 और R3 से गुजरता हुआ D तक पहुंचे, और एक तो भाई साहब सीधा पहुंचे। ये सीधे पहुंचने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई साहब कंडक्टिंग वायर है।
यहां से पहुंचने में दिक्कत है क्योंकि रेजिस्टेंस है भाई साहब, तो करंट किस पाथ से जाएगा, इस पाथ से ही जाएगा ना। व्हाई विल इट फॉलो दिस पाथ, इट विल नॉट गो थ्रू दिस पाथ। तो इस पाथ से अगर वो नहीं जा रहा है तो इसका मतलब इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता है भाई साहब, सर्किट में ये रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि करंट यहां से नहीं जा रहा है। करंट इज नॉट ऑफर्ड एनी रेजिस्टेंस बाय R2 और R3, सो व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन द सर्किट नाउ, R1। समझ में आ रहा है ये, आर बी क्लियर, कंसेप्चुअली समझ में आ रहा है ये। व्हाई विल इट गो दिस पाथ। देखो आप जब समझ लो बोलते हैं ना कि इलेक्ट्रिशियन है कोई, तो उनको वो मोटा वाला जूता पहनते हैं उन लोग, है ना, क्यों पहनते हैं, क्योंकि जैसे आपने भाई साहब किसी उसमें लाइव वायर में एक्सीडेंटली हाथ डाल दिया तो होता क्या है, आपके बॉडी से करंट नीचे जमीन पे जाती है, ठीक है, जमीन पे जाती है। लेकिन अगर आपने एक मोटा जूता पहना हुआ है तो वो इंसुलेटर होता है, मतलब करंट को आगे रास्ता नहीं मिलेगा, इसलिए वो आपके बॉडी से नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अगर कोई भाई साहब अगर कोई वायरमैन है और समझ लो ये वायर है कोई, अगर वायरमैन ऐसे लटक रहा होगा ना भाई साहब तो उसको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, 25,000 वोल्ट होने दो, कुछ नहीं होने वाला उसको, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसका अर्थ के साथ कांटेक्ट हो जाएगा गया, ठीक है, क्योंकि अभी उसके बॉडी से वो करंट जाएगा, ठीक है। क्योंकि करंट क्यों ही इस तरह से जाएगा, व्हाई विल इट गो, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, करंट को कंडक्टर मिल रहा है, कंडक्टर से जाएगा, व्हाई विल इट गो थ्रू द रेजिस्टेंस। लेकिन करंट विल ऑलवेज शो अ टेंडेंसी टू फ्लो इनटू द अर्थ, and the moment it gets a body it will acquire that body and flow into the earth, ठीक है। तो इसीलिए भाई साहब अगर उसका मतलब ग्राउंड से कोई कांटेक्ट हो जाता है, आप देखो ना भाई साहब, एक कबूतर लोग भाई साहब बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता है उनको, लाइव वायर्स पे बैठे हुए हों, ठीक है, बिकॉज व्हाई विल द करंट गो थ्रू देयर बॉडी, बिकॉज इट हैज अ pathway to go across the conductor, so it will not go through। ऐसा यहाँ पे भी हो रहा है भाई साहब, why will it go to the resistor, because you are supplying a conductor out here, ठीक है। लेकिन जैसे ही भाई साहब ये कबूतर अगर किसी पोल के साथ ऐसे अटैच हो गया तो ये मर जाएगा, इट विल गेट किल्ड, ठीक है। फटाक से भाई साहब करंट उसके बॉडी से जाएगा। आप अक्सर देखोगे जहां भी कबूतर लोग मरते वहां पे वो पोल से अटैच थे, पोल से अटैच वाली जगह पे अगर वो बैठ गया ना तो वो करंट वहां से फ्लो होगा और फट से मर जाएगी एकदम इंस्टेंटली, ठीक है। ओके, सो ये आपका भाई साहब, तो जैसे ही आपका ये कनेक्शन हो गया इट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस, तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भाई साहब क्या हो जाएगा, R1। So what will be the effective current? Obviously voltage total ये है और ये R1 हो गया, और voltage at B will be equal to voltage at D, equipotential surfaces हो गया by connecting a conductor। Are we clear to this one people? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, अभी देखो जब आपको डायग्राम्स मिलते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, इधर एक रेजिस्टेंस है, दोनों के बीच में आपने क्या किया है, एक वायर कनेक्ट किया है, ये कंडक्टिंग वायर है जिसका अपन पोटेंशियल या रेजिस्टेंस सॉरी मान सकते हैं 0 है। तो क्या अपन बोल सकते हैं कि 0.1 एंड 0.2 विल बी इक्विपोटेंशियल। भाई साहब अभी तो आपने वही किया ना, यहाँ पे आपने कंडक्टिंग वायर डाला तो आप क्या बोल रहे हो, पॉइंट बी एंड पॉइंट डी आर इक्विपोटेंशियल, ठीक है। आपने यहाँ पे भी तो वही किया है, इन दोनों के बीच में कंडक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो आर 0.1 एंड 2 इक्विपोटेंशियल। तो इतना बड़ा ना करके भाई साहब इसको डाउन साइज करके हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1 और 2 को जोड़ दिया भाई साहब, क्योंकि एक ही हो गया ना ये तो, ठीक है, जरूरत ही नहीं है इसका लेंथ रखने का, कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेंथ रखोगे खामों का, आप भाई साहब कंफ्यूज हो गए कि भाई साहब सीरीज हो रहा है कि पैरेलल हो रहा है, पता नहीं, इस लेंथ को भाई साहब कंडेंस कर दो, दिस इज हाउ द सर्किट विल बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है। ओके, सो इन अ करंट कैरिंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, 2 points are said to be equipotential if they are at the same potential between the points 1 and 2। obviously V1 और V2 भाई साहब आपके 0 होंगे, V1 और V2 सेम होंगे, तो इसका मतलब डेल्टा V की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्लियर है। देन वी हैव 2 केसेस, R इज इक्वल टू 0, ठीक है, R इज इक्वल टू 0 है भाई साहब, ठीक है। तो अगर R इज इक्वल टू 0 है तो V क्या होता है भाई साहब, IR होता है, ये अगर 0 है तो भाई साहब वोल्टेज आपका डिफरेंस इन वोल्टेज विल बी 0, ठीक है। डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। करंट 0 नहीं है, करंट जा रहा है, करंट इज इंफिनिटी, ठीक है, करंट इज गोइंग, ठीक है। इफ I इज इक्वल टू 0, R इज फाइनाइट, देन डेल्टा V इज इक्वल टू 0। अगर आपका I 0 हो गया, R इज फाइनाइट, तो आपका डेल्टा V 0 हो जाएगा। The first case tells us that when we connect any 2 points by an ideal conductor, the potential difference between them becomes 0। एक आइडियल कंडक्टर एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, हम मान लेते हैं कि कोई आइडियल कंडक्टर है, बट इन एक्चुअलिटी एन आइडियल कंडक्टर डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आई भाई जल्दी जल्दी, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसको जो ज्वाइन कर रहे हैं,
एक वायर से, इसको क्या बोलते हैं? राइट, अभी तो पढ़ा भाई साहब, शॉर्ट सर्किटिंग, इसको अपन क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट, ठीक है। सो दिस इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। द सेकंड केस टेल्स अस इफ वी कनेक्ट एनी टू पॉइंट्स बाय अ नॉन जीरो रेजिस्टर एंड फाइंड नो करंट अलोंग द रेजिस्टर, वी कैन कॉल दीज पॉइंट्स एज इक्विपोटेंशियल। अगर समझ लो आपने यहाँ पे करंट पास किया है और ये कोई रेजिस्टर है, और आप भाई साहब कोई, देखो जब हमने ऐसा दे दिया, देखो ऐसा समझ लो ये ए है और ये बी है, ये एक रेजिस्टर है और ये कंडक्टिंग वायर है। मुझे बताओ अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूं, करंट जा रहा है, करंट कहां से जाएगा? इससे जाएगा ही नहीं भाई साहब, क्यों जाए? इसको भाई साहब कंडक्टिंग वायर मिल रहा है, इससे जाएगा। तो आप भाई साहब यहां पे बोल सकते हैं कि रेजिस्टर होने के बावजूद भी यहां पे करंट क्या है? करंट इज जीरो, करंट विल नॉट फॉलो दिस पाथ एट ऑल, ठीक है। व्हाई शुड इट फॉलो दिस पाथ वेयर इन इट इज गेटिंग अ रेजिस्टेंस टू पास थ्रू? इट विल फ्रीली फॉलो दिस पाथ। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। वी कैन कॉल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये दोनों पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे? अभी देखो इसको समझो, तो मतलब करंट यहां से जाएगा, रेजिस्टर होने के बावजूद भी अगर किसी सर्किट में दो पॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टर है उसमें से करंट फ्लो जीरो है, तो इसका मतलब ये दोनों में जरूर कोई कंडक्टिंग वायर है, और अगर कंडक्टिंग वायर है तो ये दोनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? इक्विपोटेंशियल। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। सो इफ देयर आर टू पॉइंट्स बिटवीन विच यू हैव अ कंडक्टर and in spite of passing current you see that the current that flows through the resistor is zero, then obviously these 2 points must be short circuited or connected by a conducting wire, which means that these 2 points will be equipotential. ठीक है, this is what it says. It is called short circuiting. The second case tells us that if we connect any 2 points by a non-zero resistor, यहाँ पे resistor की value zero नहीं है, non-zero resistor है, and find no current along the resistor, we can call these points as equipotential. Are we clear to these things people? After finding the equipotential points, join them to a single point. तो आपको भाई साहब एक बार equipotential point मिल गया, इतना लंबा सा कहाँ रखना है इसको? बंद कर दो, क्या है? ठीक है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे भाई साहब कोई करंट आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिकल सिमेट्री, ठीक है। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके रेजिस्टर्स के सवाल कॉन्सेप्ट समझने आसान है, लेकिन सवालों को लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं। इफ ब्रांचेस ए बी, ठीक है, ए बी और ये आपका भाई साहब ए सी, दो ब्रांचेस हैं, हैव सेम रेजिस्टेंसेस, दोनों में भाई साहब सेम रेजिस्टेंसेस हैं, तो करंट जो आ रहा है वो कैसे जाएगा? दोनों में कैसे डिवाइड होगा? इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस उसको इसमें मिल रहा है उतना ही रेजिस्टेंस इसमें भी मिल रहा है, तो ये आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सो इफ द ब्रांचेस ए बी एंड ए सी, कंसेप्चुअल है भाई साहब, कोई इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ए बी और ए सी भाई साहब हैव सेम रेजिस्टेंसेस एंड सेम करंट, ठीक है, सेम पोटेंशियल विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस देम। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप कुछ नहीं होता, V इक्वल टू आई आर होता है। तो जब करंट भाई साहब इधर से जा रहा है तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे भी ड्रॉप होगा। मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, ठीक है। पोटेंशियल एट B एंड पोटेंशियल एट C विल बी सेम, सो दीज आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। That is are electrically symmetrical. In this case, the points B and C are equipotential points. Then you can join these points. आप इनको भाई साहब join कर सकते हैं। मतलब इस सर्किट को अभी आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको कंडेंस कर सकते हैं क्योंकि दोनों इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स है। मतलब आप देखो ये आपका भाई साहब ये हो गया, ये बी सी को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस ये हो गया भाई साहब ऐसे, क्योंकि यहाँ पे आप बी और सी दोनों भी आ गए, ठीक है। यहाँ पे आपका ए था, ये बी और सी दोनों भी आ गए, ये आर है, ये आर है, वट एवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस आई, ठीक है। ये बी सी को आपने कंडेंस करके एक ही पॉइंट कर दिया, ठीक है। सो इस तरह से जितने भी इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके अगर आप एक पॉइंट में सीमित कर देते हैं, आपका रिडक्शन होता जाता है, सर्किट का रिडक्शन होता जाता है, और जितना आप सर्किट को रिड्यूस करते जाएंगे उतना इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा कैलकुलेशन करना आपके लिए आसान होता है, ठीक है, ओके। सो दीज आर सर्टेन कॉन्सेप्ट दैट आर देयर। चलिए जैसे यहाँ पे देखो हम सवाल में कैसे अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस हैं, 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस है, आर 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 और ये आर, ठीक है। हैविंग वैल्यू आर आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? तो अभी आप देखो इसमें अमन ने जो अभी तक पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सी और डी को देखिए, सी और डी आर कनेक्टेड विद अ जीरो रेजिस्टर,
क्या सी और डी के बीच में आपको कोई रेजिस्टर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, नहीं है ना भाई साहब। तो इसका मतलब ये तो कंडक्टिंग वायर है। अगर कंडक्टिंग वायर है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो गया तो इनको ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, देखो सी और डी को कंडेंस करके एक ही पॉइंट पे लेकर आ गए, ठीक है। ये आपका पॉइंट ई, तो ई और सी के बीच में अभी ये दो रेजिस्टर्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए भाई साहब। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो सिंस सी एंड डी आर कनेक्टेड विद अ जीरो रेजिस्टर, ये वाला भाई साहब आपका जीरो रेजिस्टर है, ठीक है। सिंस सी एंड डी आर कनेक्टेड विद अ जीरो रेजिस्टर, दे आर इक्वी पोटेंशियल, दे सुपर इंपोज सी एंड डी। तो आपका भाई साहब सी और डी सुपर इंपोज होकर एक पॉइंट पे आ गए और ये आपका ई हो गया, ठीक है। टू ऑब्टेन द सिंप्लीफाइड सर्किट सिंस नो करंट फ्लोज इन द ब्रांचेस, कौन कौन से ब्रांचेस में भाई साहब, सी, ई और ई डी में, कट एंड देन थ्रो देम टू हैव। तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, बोलो यहां पे कितना हो जाएगा आपका, ए से लेकर बी तक का रेजिस्टेंसेस बताइए। तो अभी देखो यहां पे क्या हो गया आपका, यहां पे आर और आर है, तो 1/r प्लस 1/r होगा, ये पैरेलल होगा कि आपका भाई साहब सीरीज होगा? सीरीज कैसे होगा? ओके, तो आपका यहां पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r। या तो तुम लोग सीरीज सोच रहे हो या तो पैरेलल सोच रहे हो। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि सी और डी को आपने एक ही पॉइंट अगर कर दिया है और आप बोल रहे हो कि सी और डी एक ही पॉइंट है क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है, तो कहां से वो इधर जाएगा? जाएगा ही नहीं ना भाई साहब, इस जगह ये जाएगा ही नहीं। इट इज नॉट गोइंग टू गो हियर, ये गायब हो गया भाई साहब, ऐसे चला जाएगा। समझ में आ रहा है भाई साहब, व्हाई इज इट गोइंग टू गो देयर? क्या ये समझ में आ रहा है? यहां पे आपका, तो बताओ मेरे को, अगर इक्वी पोटेंशियल हो गया तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में, सी और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो व्हाई विल द करंट फ्लो थे, ठीक है। तो आपका भाई साहब इधर से इधर चला आएगा, इट विल गो थ्रू दिस। क्या ये समझ में आ रहा है? सी और डी आपका इक्वी पोटेंशियल हो गया, आपने जैसे ही इसको कनेक्ट किया, आपको भाई साहब कोई कैलकुलेशन इसके लिए नहीं करना है, आप सीधा यहां से यहां जाएंगे, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिड्यूस, ठीक है। तो आपका भाई साहब टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस आर, ये वाला आर प्लस आर। तो आप ए से सी में जा रहे हैं, फिर भाई साहब सी से बी में जा रहे हैं, या डी से बी में जा रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग। A to D and D to B, or A to C and C to B, one and the same thing. You are encountering two resistors which are in series, and since the resistors are in series, the equivalent resistance will be equal to R plus R, that is 2R. Are we getting this, people? If we get a closed loop of resistors without any battery, it carries no current, then remove the total loop to get the simplest circuit, और आपका भाई साहब ये आ जाएगा 2R. Clear है? Are we clear to this one, people? ठीक है? Okay. चलिए ये लूप लॉ को अप्लाई करते हुए इसको कैलकुलेट कीजिए भाई साहब। चलिए लेट्स सी, फटाफट फटाफट, क्विक। बिटवीन ए एंड बी आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस टू बी कैलकुलेटेड बिटवीन ए एंड बी। चलिए फटाक से करना है, जल्दी जल्दी, क्विक। तो देखो यहाँ पे ए डी है, ये ए बी है, यहाँ पे सी और डी डाल दो। इसको अगर आपने सी डाल दिया या इसको अगर आपने डी कर दिया, ठीक है। सॉरी, तो ए और सी, ठीक है, और यहां पे आपने समझ लो बी और डी कर दिया, आपने इसका नाम सी दे दिया, उसका नाम डी दे दिया। मुझे बताओ ए और सी के बीच में करंट क्या, मतलब आपने क्या किया, ये वायर डाला हुआ है, तो क्या ये इक्वी पोटेंशियल हो जाएगा? ए और सी आपके इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए ना। और इसी तरह से आपका बी और डी के बीच में देखो, दीज विल आल्सो बिकम इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। तो ए सी और बी डी ये दो आपके इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ओके, कैसे भाई साहब इसको सजाएंगे हम, भाई साहब बताइए। तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे भाई साहब सी है, तो ऑब्वियसली ये 3 और 6 दोनों के बीच में है। यहाँ पे भाई साहब बी है और ये डी है, ये 2 और 6 इन दोनों के बीच में। कैसे सजाएंगे बताइए? लेकिन तुमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहाँ लिखा है? सी और बी कहाँ गायब हो गया? हाँ, ये पॉइंट्स हैं ना भाई साहब, तो इधर ये, ठीक है, इधर भाई साहब आपका ये और इधर आपका ये हो गया, ठीक है। सो आप यहां पे लिखोगे ए एंड सी, ये समझ में आ रहा है? ये सी, इसको उठा के यहां पे लिखना है, मतलब ये पॉइंट जो है ए और सी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? बी और डी दोनों को, ठीक है, बी एंड डी दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। सो आपका ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 3। क्लियर है? अभी आप इसको कैलकुलेट, सॉरी 2, चलिए
ठीक है। अभी इसको हम भाई साहब पैरेलल तरीके से कर लेंगे, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2। ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, सो आप देखो यहाँ पे एज ए सी एंड बी डी आर शॉर्ट सर्किटेड, तो आप देखोगे ए और सी एंड बी डी आर शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। ए एंड सी आर हैविंग द सेम पोटेंशियल, तो ए और सी का भाई साहब पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसलिए आप सर्किट के एक तरफ ए सी लिख दो, ठीक है। एंड ब्रिंगिंग ए एंड सी टू वन पॉइंट एंड ऑब्वियसली बी एंड डी आर ऑफ द सेम पोटेंशियल। तो जैसे इसके पहले अपन ने देखा कि जब भी हम इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स लाते हैं, जब भी हमने इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया तो उसको एक पॉइंट पर लेकर आते हैं, तो ए और सी को अगर हम एक पॉइंट पर लेकर आए तो ए सी पॉइंट हो गया, वैसे बी और डी को अगर हम एक पॉइंट पर लेकर आए तो बी डी पॉइंट हो गया। अभी हमको भाई साहब ए और बी के बीच में देखना है क्या क्या है, ठीक है। तो ए और बीच में आपका एक 3 का है, ठीक है, देन ऑब्वियसली भाई साहब 2 का है और ये 6 का है, सो ये 3, 6 और ये 2, ठीक है। ब्रिंगिंग ए एंड बी सी टू वन पॉइंट एंड बी एंड डी टू, वी हैव रीड्रॉन द सर्किट। तो आपका भाई साहब सर्किट ऐसे रीड्रॉन हो जाएगा। आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अभी भाई साहब कितना आ जाएगा, 1/R विल बी इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, व्हाटएवर द वैल्यू कम्स आउट टू बी, ठीक है। क्लियर है? चलिए भाई साहब इसको करने की कोशिश कीजिए। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना है। जब भी आपका ऐसा रहेगा ना तो इसका मतलब ये दोनों वायर्स टच नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये, सो व्हेन इट्स गोइंग लाइक दिस दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। चलिए फटाफट, इंसुलेटेड है या तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ओए आदित्य, सवाल करेगा? डन डन।